हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे। एसी जनरेटर को एसी डायनामो भी बोला जाता है और अल्टरनेटर भी बोलते हैं। और एसी जनरेटर है क्या, तो आप नोट कर लीजिए। एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप नोट कर लीजिए, हर एक चीज़ को लिखवाएंगे नहीं हम। एसी जनरेटर इज ए डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, आप प्रिंसिपल इसका लिख लीजिए। प्रिंसिपल आप लिखिए पहले। प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस बात को आप लिख लेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चों? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप लिखिए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे कॉपी में लिखते चले जाइए। कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या होता है लिखो बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ, पहला आप लिखिए एक कॉइल जिसको कि हम आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर। दूसरा चीज क्या होता है बच्चों? इसमें स्लिप रिंग होता है, ये देखिए S1 और S2, स्लिप रिंग्स S1 S2। और क्या होता है? ब्रशेस होते हैं, थर्ड ब्रशेस। और लास्ट बट नॉट लिस्ट फोर्थ, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसको हम फील्ड मैग्नेट भी बोलेंगे, फील्ड मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन में इतना चीज लिख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 एंड ब्रशेस B1 एंड B2, ब्रशेस B1 एंड B2। और कंस्ट्रक्शन जब इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिए, दोनों डायग्राम बना लीजिए। दो आप डायग्राम बना लिखे हुए हैं, दोनों डायग्राम बना लीजिए। अब आप वर्किंग जरा समझ लीजिए और फिर इसको लिखेंगे भी। इसका वर्किंग क्या होगा बच्चों? इट्स वर्किंग, देखो ये आर्मेचर है। अब देखिए, द आर्मेचर ABCD इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, एंड दिस आर्मेचर इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस आर्मेचर। ये जो डॉटेड लगा हुआ है ना, दैट इज एक्सिस ऑफ द आर्मेचर। द आर्मेचर ABCD इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब इसको रोटेट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? When the armature ABCD is rotated in uniform magnetic field, then what will happen? There will be change in magnetic flux. Magnetic flux में change होगा, और magnetic flux में change होगा, then EMF is induced in the coil। और यदि सर्किट कंप्लीट है, then current will flow in the coil। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखिए, suppose the coil ABCD is rotated about its axis anti-clockwise। और इस केस में when the armature ABCD is being rotated, then the arm AB of the coil is going inward। इस ढंग से एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम घुमा रहे हैं, then the armature AB is going inward। ये इनवर्ड जा रहा है। इसको घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो रहा है भाई? ये इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दिस फिंगर shows the direction of magnetic field. Now the thumb shows the direction of motion of the conductor. Then the central finger will show the direction of induced current. The direction of induced current in this wire BA will be from B to A। और जिस समय ये आर्म AB इनवर्ट जा रहा है, at that time the arm CD will कम आउट, उस समय बाहर आ रहा होगा। तो जब ये आर्म बाहर की ओर आ रहा है, वंस अगेन वी विल यूज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दिस फिंगर, फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर,
then the central finger will show the direction of induced current. And what will be the direction of induced current? From D to C. तो BA में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम B to A और CD में डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी व्हाट? फ्रॉम D to C. अब इस बात को देखिए, ये जो कंडक्टर BA है ये स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है, स्लिप रिंग S1 पर फिक्स्ड है, नॉट ओनली कनेक्टेड बट इट इज फिक्स्ड ऑन द स्लिप रिंग S1. और स्लिप रिंग S1 और S2 ब्रश B1 और B2 पर स्लिप कर रहा है. इसके नीचे आप देखिए, इस वीडियो के नीचे एक हम लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक को खोलिए और बिल्कुल आसानी से उसको वहाँ पर समझ में आएगा. तो ये स्लिप रिंग S1 और S2 ब्रश B1 और B2 स्लिप रिंग S1 और S2 पर क्या कर रहा है बच्चों? स्लिप कर रहा है. तो BA, ये कंडक्टर BA किससे कनेक्ट है? स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है. और S1 किस पर, S1 किससे कनेक्टेड है? B1 से कनेक्टेड है. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए करंट का डायरेक्शन ये हुआ, यहाँ पर करंट इधर चला आया और ये इस लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम A to B. यहाँ पर करंट का डायरेक्शन A to B हो गया. और फिर ये B2 से कनेक्टेड है और B2 से ये CD का एक एंड ये S1 से कनेक्टेड नहीं है. मान लीजिए हमारे पास कोई रिंग दिया हुआ है, एक AB तो S1 से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो एंड CD है कंडक्टर का वो इससे कनेक्ट ना होकर के सीधा इसके अंदर से पास कर रहा है विदाउट कनेक्शन, कहीं पर ये टच नहीं किया हुआ है. और ये जा करके किसको टच किया हुआ है? S2 को टच किया हुआ है. इसलिए हम यहाँ पर इसको डॉटेड दिखाए हुए हैं. डॉटेड दिखाने का मतलब है कि S1 को कनेक्ट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है. तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? A से B होगा, फिर ये B2 से कनेक्टेड है, B2 से कनेक्टेड है, फिर करंट का डायरेक्शन ये हो गया और सर्किट कंप्लीट हो गया. तो इसमें लोड रेजिस्टेंस में देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन A to B हो गया. सिमिलरली आफ्टर हाफ एन रोटेशन, आधा रोटेट होने के बाद व्हाट विल हैपन? ये इनवर्ट जा रहा था, रोटेट होने के बाद ये इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी जो AB का पोजीशन है वो CD ले लेगा. ये आप सेकेंड ग्राफ देख लीजिए, फिगर देख लीजिए. अब यहाँ पर वंस अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो पहले AB अंदर जा रहा था, CD बाहर आ रहा था. अब यहाँ पर आने के बाद CD अंदर जाएगा और AB बाहर की ओर जाएगा. तो CD में डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी व्हाट? ये करंट का डायरेक्शन हो गया. ये किसको टच किया हुआ है? और देखिए हमेशा D S2 से कनेक्टेड है, फिक्स्ड है, और ये AB का एंड एक किससे कनेक्टेड है? S1 से कनेक्टेड है. इस बात को ध्यान में रखिएगा. तो CD कनेक्ट किससे कनेक्टेड है भाई? ये S2 से कनेक्टेड है. ये अंदर चला गया, जा करके फिर S2 से ज्वाइंट हुआ है. तो S2 से जब ज्वाइंट हुआ है तो यहाँ पर देखिए S2 से करंट B2 में गया, B2 से फिर करंट का डायरेक्शन B to A, फिर B1, और B1 से क्या कनेक्टेड है बच्चों? B1 से आपको पता है, B1 से AB कनेक्टेड है, B1 से S1 और S1 से AB कनेक्टेड है. तो ये करंट का डायरेक्शन रहा. तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B और इन नेक्स्ट हाफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B to A. तो ये रहा करंट का डायरेक्शन, यहाँ पर चेंज हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग. तो दिस वाज द वर्किंग, दिस वाज द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर. तो ये आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप रोटेट कर देते हैं, चाहे जैसे भी रोटेट कर दीजिए, हाथ से रोटेट करिए, उसमें वाटर ऊपर से फॉल कराइए और वो कॉइल रोटेट करने लगे, जैसे भी यदि आपको AC प्रोड्यूस हो रहा है. AC हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर पोलरिटी इसकी चेंज हो गई. हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन A to B था और नेक्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन B to A हो गया. तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को क्या किए? रोटेट करा दिए, तो हमको अल्टरनेटिंग करंट मिल गया. अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों. आप देखो थियरी, इसका थियरी आप देख लीजिए. देखो मान लीजिए आप थियरी लिखिएगा, थियरी, इसके पीछे थियरी क्या है आप लिख लीजिए. लेट द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा, लेट द कॉइल या आर्मेचर, द आर्मेचर मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी से कितना एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा एंगल बना रहा है। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा? फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। क्यों? सिंस ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल या आर्मेचर and omega is its angular velocity, and omega is the angular velocity of the angular velocity of the coil. Okay, omega क्या है बच्चों? is the angular velocity of the coil. ओके तो ये फ्लक्स आ गया हमारे पास। फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। नाउ दिस फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? एन बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा टी को आप टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा वैल्यू आएगा। साइन टी का डिफरेंशिएशन ना कॉस टी होगा, साइन टी तो है नहीं। कॉस टी का डिफरेंशिएशन ना साइन टी होगा, ये कॉस टी तो है नहीं, कॉस ओमेगा टी है। ओमेगा टी को हम टी माने हैं तो जिसको मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस वाज अबाउट व्हाट? डी फाई बाई डी टी। तो हेंस इसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो हेंस E इज इक्वल टू व्हाट? या बट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब सुनो देखो, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पर द एंगल बिटवीन the coil and the magnetic field is 0 at t is equal to 0। मान लीजिए कि शुरू में स्टार्टिंग में कॉइल को हम इस ढंग से रखे हुए हैं। सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पेन है ना, पेन हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल को हम कैसे रखे हुए हैं बच्चों? कॉइल को इस ढंग से रखे हुए हैं। तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? 0 है, थीटा 0 है। ओमेगा टी 0 होने का मतलब थीटा 0 है। तो और जब ये कुछ समय के बाद ये घूम करके आ जाता है, ये इस ढंग से, जब इस ढंग से आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इस कॉइल पर जो नॉर्मल शो करते हैं दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं उसके बीच में एंगल ये है। तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल इस पोजीशन पर कितना हो गया? 90 डिग्री पर हो गया। ओके, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसको ई नॉट हम बोलेंगे। देन जो ई की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, इसको हम ई नॉट बोल रहे हैं, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। हेंस ई को हम क्या लिखेंगे भाई? एन बी ए ओमेगा को हम ई नॉट लिखेंगे साइन ओमेगा टी। ये आ गया, ई की वैल्यू ये आ गई, और ये फाई की वैल्यू हमारा ये था। एन बी ए को हम क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए थियरी के लिए। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो ग्राफ है। एक तो हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
और दूसरा हुआ था क्या, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फाई में और टी में, ये टी है, में हम ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली जैसा कि हमने बताया था कि शुरू में हम कॉइल को इस ढंग से रख रहे हैं, शुरू में हमने कॉइल को इस ढंग से रख दिया। इसका मतलब द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द एंगल बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये जीरो। इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल भी ऐसे ही है और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है। तो इस पोजीशन में थीटा की वैल्यू क्या है, इस पोजीशन में थीटा की वैल्यू जीरो है। तो जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, ओमेगा टी जीरो होगी, यानी थीटा की वैल्यू जीरो हो गया तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गया, तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो गया। इस केस में फाई की वैल्यू मैक्सिमम है। देखिए इसका ग्राफ इस ढंग से आता है। यदि फाई के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तब ये t इज इक्वल टू 0 पर था, ये क्या है, t बाई 4 पर है, ये 2t बाई 4 पर है, ये 3t बाई 4 पर है और ये 4t बाई 4 की बात हम कर रहे हैं। शुरू में t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स इससे क्रॉस कर रहे हैं। t इज इक्वल टू t बाई 4 पर इससे कोई लाइन्स क्रॉस नहीं कर रही है, दैट इज फ्लक्स 0 हो गया है। यहाँ पर देखिए, फिर घुमा दिए इसको, अब मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है, फिर यहाँ पर कोई लाइन्स क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर ऐसे हम कर दिए तो मैक्सिमम फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है, यानी फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम था, 0 हो गया, मैक्सिमम हो गया, 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। तो इस ढंग से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर बात देखिए, जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम है, जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम है उस समय डी फाई बाई डी टी 0 होगा। आप देखो इस ढंग से कोई भी यदि हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, मान लीजिए ये y है और ये x है और हम dy बाई डी एक्स हमको जानना है, dy बाई डी एक्स जानना है, तो जब मैक्सिमम हो गया उस समय यदि x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है, x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है तो dy में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर dy में कोई चेंज नहीं होगा। तो एट मैक्सिमा या एट मिनिमा dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। dy बाई डी एक्स 0 हो गया, यानी जब फ्लक्स मैक्सिमम है, जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो चेंज नहीं होगा, चेंज 0 होगा, तो ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ओके, तो इस केस में जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, और जब फ्लक्स 0 है, जब फ्लक्स 0 है उस समय ई की वैल्यू क्या होगी भाई, उस समय ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये देखिए आप, जब फ्लक्स 0 था तो ये, जब फ्लक्स मैक्सिमम था तो ई 0, जब फ्लक्स 0 था उस समय ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, फिर ये इस ढंग से, ये ई की वैल्यू है, ईएमएफ और टी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ई की वैल्यू यहाँ टी 0 है, यहाँ पर टी की वैल्यू टी बाई 4, यहाँ टी की वैल्यू 2t बाई 4, दिस वन 3t बाई 4, और यहाँ पर ये कितना हो गया बच्चों, 0t बाई 4, 2t बाई 4, ये 3t बाई 4, 3t बाई 4, फिर ये 4t बाई 4, ये हो गया 4t बाई 4, ये 4t बाई 4, इस ढंग से हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखिए ये पहले पॉजिटिव था और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। पहले मैग्नीट्यूड इसका क्या था, 0 था, मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा, मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर घटने लगा, घटते घटते 0 हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ और ये 0 हुआ। तो ये इस ढंग से जब किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यदि सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो इसी के करस्पॉन्डिंग ऐसा ही ग्राफ हमारा क्या होगा, I के लिए भी हो जाएगा। I इज इक्वल टू वाट, बस R से आपको डिवाइड कर देना है। I इज इक्वल टू वाट, I इज इक्वल टू E बाई आर, तो उसका भी ग्राफ वही होगा।
आई का भी ग्राफ यही होगा, अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ इस ढंग से होता है। ओके, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट डे हम ट्रांसफार्मर बताएंगे। और आप देखिए इस वीडियो के नीचे एक हम लिंक दिए हुए हैं, इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप उसको भी आप अच्छे ढंग से उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, थैंक यू। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, जरूर बनाइएगा क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर काफ़ी फोकस करिए। वर्किंग हम जो बोले थे अपने लैंग्वेज में आप लिख लेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।